बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। कहां पर क्या डेटा बोल रहा है, एफआईज क्या कर रहे हैं, डीआईज क्या कर रहे हैं। तो कल के सत्र में एफआईज की तरफ से तो पार्टिसिपेशन नहीं आया, लेकिन डीआईज ने एक बार फिर पार्टिसिपेट मार्केट में करते हुए दिखाई दिए। डीआईज ने करीब 1778 करोड़ की बाइंग की है और एफआईज ने करीब 974 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल, वहां पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि कल भी चीन ने एक रेट कट और किया लॉन्ग टर्म रेट्स के लिए, वहां पर 30 बेसिस पॉइंट की कट हुआ और आज भी चाइनीज मार्केट, हैंगसेंग मार्केट जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज निकाई में भी तेजी है, कोस्पी में भी तेजी है। आज इंडियन मार्केट सुस्त है, लेकिन अमेरिका भी सुस्त था। वहां पर अलग कहानी थी। वहां पर कुछ डेटा आया था जिसकी वजह से हमने देखा कि करीब 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिली। प्रॉफिट बुकिंग थी एक डाउ जोन्स में, हालांकि डाउ जोन्स लगातार अपने नए रिकॉर्ड हाई वो भी बना ही रहा है। लेकिन शंघाई और हैंगसेंग यहाँ की रिकवरी थोड़ी सी देखने वाली होगी क्लोजली, क्योंकि अगर चाइना में पैसा जाएगा तो ये थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए कितना डेंट डाल सकता है, ये दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, उस पर बात करेंगे। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स, वहां पर क्या स्थिति देखने के लिए मिल रही है। आज के टॉप गेनर्स कौन से शेयर हैं, तो न्यूजन सॉफ्टवेयर यहाँ पर करीब 12% की तेजी, प्रिज्म जॉनसन करीब 12% तेज है, रेनबो करीब 7.5%, जेन सॉल्यूशन करीब 7%, आर पावर लगातार अपर सर्किट चलता हुआ जा रहा है। इस काउंटर पर 5% की तेजी इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है। टॉप लूजर्स कौन से हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो टॉप लूजर्स में आज जो गिरे हुए हैं उनमें पॉलिसी बाजार करीब 9% नीचे, न्यूलैंड लैब करीब 5%, कैफिन टेक करीब 5%, क्रॉम्पटन 5%, सारगामा करीब 3.5%। ये कुछ एक शेयर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल खबरें हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। अंशुल जी, एक शिकायत जो कि दर्शकों की चल रही है वो ये है कि इंडेक्स रोज चल रहा है, शेयर नहीं चल रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 10 में से एक मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर चल रहा है और वो ही किसी के पोर्टफोलियो में तो अलग बात है, लेकिन 9 या 8 स्टॉक नहीं चल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के। कोई खास वजह? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। और आपको याद होगा विवेक जी, मैं पिछले 1.5 महीने से कहते आ रहा हूँ कि निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मोमेंटम इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ये टर्म मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए क्वालिटी इंडेक्स में लार्ज कैप होते हैं, मोमेंटम इंडेक्स में मिड और स्मॉल कैप जो मोमेंटम वाले काउंटर होते हैं। तो ये 2 महीने से जब से क्वालिटी इंडेक्स आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, मैं तब से आप देखेंगे, मैं अगर कॉल्स भी देता हूँ तो मैं लार्ज कैप में ज्यादा देता हूँ। जनरली मैं मिड कैप स्मॉल कैप देता था। तो उसकी वजह यही है कि क्वालिटी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप में पैसा फ्लो होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसिफिकली इंडेक्स भी देखें तो 5 से 7% का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो ये फैग एंड की रैली है जहां पे डाइवर्जेंस जनरली होता है। कई बार डाइवर्जेंस उल्टा होता है कि मिड कैप स्मॉल कैप एकदम हम बाइंग क्लाइमेक्स वाला मूव देखते हैं और लार्ज कैप पिटते हुए दिखते हैं। इस बार थोड़ा सा रिवर्सल है, लार्ज कैप में एक्स्ट्रा मोमेंटम है क्योंकि लिक्विडिटी की स्थिति अलग है। 1,86,000 करोड़ लगभग कैश म्यूचुअल फंड के पास पड़ा हुआ है, तो वो लार्ज कैप में डिप्लॉय हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेजी से आ रही है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अगर आप 3 महीने के हाइस लगाइए, वहां से अगर 10% से ज्यादा आपका स्टॉक टूट चुका है तो ये मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर अब लेगार्ड की कैटेगरी में इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। मार्केट में अगर निफ्टी में 150 पॉइंट का भी करेक्शन आता है तो आपका स्टॉक 15-20% टूट जाएगा। मैं बहुत 5-6 साल से मैं मिड कैप स्मॉल कैप ट्रैक कर रहा हूँ। मेरे को ये पिक्यूलियरिटी पता है कि जो विनर्स होते हैं वो 10-12% करेक्ट होते हैं मार्केट करेक्शन में, लेकिन जो लेगार्ड होते हैं वो 20-30% एकदम से टूट जाते हैं। तो अगर लेगार्ड की कैटेगरी में है तो एक बार आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन आता भी है तो इनमें बहुत तेजी से करेक्शन आएगी। बिल्कुल। तो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो में जनरली हम तो देखते ही हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप ही होते हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। अंशुल जी का ऐसा मानना है। लेकिन कुछ एक काउंटर और कुछ एक इंटरनेशनल खबरें उनको लेते हुए चलते हैं। ग्लोबल खबरों में चीन रोजगार बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने वाला है। लगातार वहाँ पर रिफॉर्म्स चल रहे हैं। पिछले 3 दिन में हमने देखा कि 2 बार तो रेट कट हुए और उससे लास्ट वीक में भी हमने देखा था कि एक रेट कट उन्होंने लिया था। हालांकि वो अलग अलग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर रेंज पर रेट कट नहीं कर रहे हैं। कहीं पर 7 दिन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उस पर कट किया, कहीं पर 1 साल के इंटरेस्ट रेट पर कट किया। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी में रेट कट जाकर कर रहे हैं। अनाउंसमेंट रोज आ जाती है, इसलिए एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। साथ ही अगर देखें तो बुधवार को भी चीन ने इस तरह का रेट कट किया है। कल अमेरिका में अगस्त में नए घरों की बिक्री जो डेटा देखने के लिए मिला वो करीब
4.7% गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट था कि डाउ जोन्स में थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। लेकिन अंशुल जी, जिस तरह से मेटल में हमने एक रैली देखी है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, वो थोड़ी सी हॉट होती हुई दिख रही है। सेल, टाटा स्टील, JSW सभी एक रेंज में आकर फंस गए हैं। ये रेंज एक मौका है या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं? देखिए, मेटल सेक्टर को आपको दो तरीके से देखना चाहिए। पहला है कि चाइना में जो न्यूज आनी थी उसको प्रीएम्प्ट करते हुए जिंदल ग्रुप में बहुत अच्छी बाइंग हुई थी और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब जो पीछे वाले काउंटर्स थे जहाँ बेस बन रहा था उनमें तेजी आ रही है। वेदांता में कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है, हिंडाल्को में परसों के सेशन में ब्रेकआउट था, और नेशनल एल्यूमिनियम कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। तो जिंदल ग्रुप में आपको प्रॉफिट बुकिंग करके इन तीन काउंटर्स में पैसा शिफ्ट करना चाहिए। इन तीन में अगले 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी तेजी बनेगी। टाटा स्टील पे मैं पर्टिकुलरली कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो ये रेड लिस्ट में आता है वो सेबी की गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन ये बाकी तीन काउंटर्स हैं जो हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की हमने अपने क्लाइंट्स को पिछले 2 दिन में लॉन्ग कराए हैं और ये स्टॉक हमको चलते हुए दिख रहे हैं। तो वेदांता 520 530, हिंडाल्को में लगभग 740, सॉरी 780 785, और नेशनल एल्यूमिनियम में भी यहाँ से 7 से 8% की अपमूव आती हुई दिख रही है। ये तीन काउंटर्स मेटल में आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। जी, साथ ही कुछ एक घरेलू खबरों की तरफ चलते हैं। फार्मा कंपनियों का एक झोल पकड़ा गया है। CDSCO जो कि एक एपेक्स, जो एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में फार्मास्यूटिकल को मैनेज करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसकी एक रिपोर्ट है जो कि अगस्त की रिपोर्ट है, जिसमें कि उन्होंने 53 दवाओं के सैंपल ख़राब मिले हैं और इसमें जो बड़ी दवाएं हैं और बड़ी कंपनियां हैं उनके सैंपल भी ख़राब हैं। इसमें पैंटोसिड, पैरासीटामोल, विटामिन डी, कैल्शियम की दवाओं में खामियां मिली हैं उनको। और ये जो बनाने वाली कंपनियां, ये भी बड़े नाम सन फार्मा, ग्लेनमार्क, एल्कम लैब जैसी कंपनीज हैं जिनके नाम शामिल हैं। सन फार्मा में तो आज मामूली एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन ग्लेनमार्क और एल्कम लैब में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट? देखिए, ग्लेनमार्क में थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पे बड़ी मूव के बाद। एक बार के लिए नीचे 1612 रुपए तक आ सकता है। बहुत फ्रेश बाइंग का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। हालांकि सन फार्मा अगर देखेंगे तो सन फार्मा में थोड़ी सी तेजी जरूर डेवलप हो रही है। ब्रेकआउट है आज 7-8 दिन के टाइट कंसोलिडेशन से, तो सन फार्मा जरूर लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और ये छोटी मोटी न्यूज आती रहती है फार्मा में, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सन फार्मा हमने बाई दिया है, ब्रेकआउट है इसलिए बाई दिया है क्लाइंट्स को, तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। हमको 1920 1930 रुपए तक स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल में सर ने बता दिया कि किस तरह का रुझान देखने के लिए मिलेगा। सर, एक खबर वेदांता पर इंटरिम डिविडेंड एक बार फिर आ रहा है। 8 अक्टूबर को इनकी बोर्ड बैठक होने जा रही है। 10 सितंबर को भी इन्होंने एक डिविडेंड दिया था। कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स वेदांता? देखिए, वेदांता में ब्रेकआउट आया है कल के सेशन में 477 पे। ये स्टॉक ऊपर में 520 525 आता हुआ दिख रहा है। मेरी प्रॉब्लम वेदांता के साथ हमेशा एक ही रही है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगती है। एक समय 65 रुपए में डीलिस्ट करा रहे थे और आप 35-35 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, यानी आप दिन दहाड़े लूट की कोशिश कर रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में मेरे को डाउट रहता है। बाकी स्ट्रक्चरली टेक्निकली देखें तो स्टॉक में ब्रेकआउट है, 520 525 आराम से आएगा। और जो पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट है उसका टारगेट 600 रुपए के ऊपर आता है। तो शॉर्ट टर्म में 520, 3 से 4 महीने रखते हैं तो 600 मतलब 600 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। बिल्कुल, 520 और 600 रुपये तक के टारगेट वेदांता में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक खबर ट्रेंड पर, जहां पर कि आज सिटी की बाय रेटिंग आई है। इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की है जिसमें कि इन्होंने जो लक्ष्य दिया है वो 9250 रुपये का दिया हुआ है। इनका कहना है कि जूडियो और जो वेस्ट लाइफ, इनके जो दो ब्रांड हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर से जूडियो ने इनकी तस्वीर बदली है। कैसे देख रहे हैं सर? काउंटर में आज 3% से ज़्यादा की तेजी है। देखिए, ट्रेंड में देखें तो फ्रेश अप मूव आया है, ब्रेकआउट था, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग आई है। इंट्राडे चार्ट्स पे रिवर्सल है और आज के सेशन में एक्सपायरी है। तो अगर ये लॉन्ग ट्रैप में कन्वर्ट होता है तो ट्रेंड में थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है 7550 तक। तो फ्रेश बाइंग के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है वो 7667 का स्टॉप लॉस ले लें। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो स्टॉक में 8000 तक की रैली डेवलप हो सकती है। लेट स्टेज ब्रेकआउट है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। है तो एक बार के लिए 100 पॉइंट का रिस्क लगा के होल्ड करना चाहिए, हो सकता है 200-250 रुपये ऊपर मिल जाए। जी,
ओला इलेक्ट्रिक पर भी एक रिपोर्ट आई है जिस पर कि ज़्यादातर दर्शक हमारे सवाल भी पूछते हैं डेली बेसिस पर। एचएसबीसी की बाय रेटिंग आई है, अभी पीछे गोल्डमैन सैक्स की रेटिंग आई थी, इस पर बाय की करीब 160 के टारगेट दिए थे उन्होंने, 140 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्होंने। अंशुल जी क्या लग रहा है, ये 140 रुपये जाएगा शेयर? देखिए बिल्कुल जाएगा, थोड़ा सा समय खींच के जाएगा ओला इलेक्ट्रिक में। लेकिन अभी देखिए आईपीओ बेस बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्राइमरी इंडिकेशन है कि आईपीओ बेस बनना स्टार्ट हो सकता है। स्टॉक लंबे कंसोलिडेशन में जाएगा, 123 रुपए का रेजिस्टेंस बन रहा है फिलहाल के लिए। अगर बेस कंटिन्यू होता है तो रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट पॉइंट जिसको पिवट कहते हैं वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा। फिलहाल के लिए जितना डेटा अवेलेबल है 123 रुपए का पिवट है, ये निकलते ही से स्टॉक वापस से अपना हाई टेस्ट करेगा 150 के ऊपर वाला। तो अगर लॉन्ग 23 के ऊपर फिलहाल लग नहीं रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि 4 6 महीना बेस बनाएगा। उसके बाद ना सिर्फ 140 बल्कि 200 तक की मूव देगा, लेकिन बेस बनने के बाद, तो बेस बनने का वेट कीजिए। जी, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं, लेते हुए चलते हैं। संदीप पंचारिया जी का सवाल है, इरेडा को शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेवल कुछ बनता है क्या अंशुल जी? देखिए एडा, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं थोड़ा समय रख सकते हैं, इसको दे सकते हैं 1 1.5 साल का। तो एकदम परफेक्ट लेवल है जहां पे आपको बाई करके होल्ड करना चाहिए। हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे बाई रिकमेंड कर रहे हैं 223 रुपए के आसपास। हमको 1 से 1.25 साल में ये स्टॉक 400 रुपए जाता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम रिकमेंड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम बनने तक हम अवॉइड करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी अंशुल जी, काफ़ी दिनों बाद मुझे लग रहा है पीएसयू में किसी शेयर पर शायद बाय कर रहे हैं। सर आप पहले भी इरेडा को लेकर पॉजिटिव थे क्या? देखिए एडा मैं शुरू से लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाई रिकमेंड कर रहा हूँ। एडा मैंने कभी सेल रिकमेंड नहीं किया है, बट ओके, ट्रेडर के लिए टर्म नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रेंज है बाई करने के लिए। चलिए अच्छी बात है। कमर अब्बास जी का सवाल है, कुमर अब्बास जी का सवाल है, इनको TBZ में क्या करें, 278 पर लिए हुए हैं और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अंशुल जी, शायद ये आपके लिए कमेंट होगा। TBZ सर इसमें क्या करना है, 278 का इन्होंने लिया हुआ है। देखिए टीवी जेड से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक टॉप आउट हुआ है, 143 पे ब्रेकआउट आया था, वहां से नॉन स्टॉप चलते हुए 360 गया था। अब ये करेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, 222 रुपए तक नीचे करेक्ट कर सकता है, एग्जिट कर लेना चाहिए। काफी समय से TBZ, राधिका ज्वेलर्स और PC ज्वेलर मैंने मनी 9 पे रिकमेंड किया था। अब टॉप आउट हुआ है तो अब मैं यहाँ से सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं IIFL फाइनेंस पर, दीपक शर्मा जी का सवाल है। सर इन्होंने 511 रुपये के रेट पर लिए थे, शरद सर ने 495 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था, अब इसमें क्या करें? ठीक है, अंशुल जी से पूछ लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ये भी करते हैं, डेटा ये भी पढ़ते हैं। अंशुल जी क्या लग रहा है, स्टॉप लॉस तो कट गया? देखिए इसमें एक ब्रेकआउट आया था 20 सितंबर को 533 रुपए के ऊपर, लेकिन अगले दिन ब्रेकआउट कंप्लीटली फेल हो गया है। स्विंग लो 482 है, ये टेस्ट हो जाएगा। 482 टूटता है तो स्टॉक में फिर ब्रेकडाउन, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा 410 रुपए तक के लिए। इसी सेक्टर में JM फाइनेंशियल और एडलवाइस, ये दो स्टॉक काफी अच्छे चले थे। IIFL ब्रेकआउट फेल कर गया था, तो आउट ऑफ 3 दो अच्छे चल रहे हैं, तीसरे में उस हिसाब का मोमेंटम नहीं बना। एक बार के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुयश जी, वो पूछ रहे हैं RVNL में बाय कर सकते हैं या वेट करना चाहिए करेक्शन का? देखिए RVNL में बल्कि आपके पास है तो आप करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक बेच दीजिए, आपको लोअर लेवल 420 रुपए तक ये स्टॉक मिलेगा। बाइंग की लिस्ट से ये दूर हो चुके हैं, मेरी फार अवे हैं। मेरे को नहीं लगता अगले 1 1.5 साल में कोई बेस बनता हुआ दिखेगा। अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग है, तो सेलिंग के लिए आपको जो पुल बैक चाहिए थी वो मिल चुकी है, माल बेच लेना चाहिए। जी, शर्मी जोशी जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, मैं रेगुलर आपके तीनों शो देखती हूँ, बहुत ही हेल्पफुल हैं, थैंक यू मैम। इनके सवाल दो हैं। ओसवाल सीड्स 33 रुपये की बाइंग है और MBL इंफ्रा 68 की बाइंग है, सर क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म व्यू? देखिए उस बात सीढ़ी मेरे ख्याल से हर शो में आप पूछती हैं, और हर शो में मैं सेल रिकमेंड कर रहा हूँ और वहां से स्टॉक नीचे आ रहा है। अभी भी मेरे को ये 2360 कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है। इवेंचुअली ये 23 रुपए का अपना लो तोड़ के 17 रुपए तक आएगा, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया तो अब भी एग्जिट कर लीजिए, कुछ पैसा आप बचा लेंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कि कोई रिकवरी मिले। हो सकता है 1 2 दिन में 27.5 तक रिकवरी मिल जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी 30 35% है। मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा।
जी, और MBL इंफ्रा पर सर? और देखिए इसमें भी मोमेंटम खत्म हो चुका है, कंप्लीटली साइडवेज है स्टॉक। फिलहाल के लिए एक बार इसको 2-3 हफ्ते का समय दीजिए, अगर अगले 2 से 3 हफ्ते में 6750 निकाल लिया तो स्टॉक में वापस से मोमेंटम आएगा, लेकिन अगर नहीं निकला तो फिर ये बड़े कंसोलिडेशन में जाएगा। तो 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए और होल्ड कीजिए। बिल्कुल। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा मैम MBL इंफ्रा के लिए, लेकिन ओसवाल से आपको निकल जाना ही बेहतर रहेगा, ये सर की राय है। कुछ एक शेयर्स पर जिन पर खबरें हैं उनको भी लेते हुए चलते हैं। 5 स्टार बिजनेस, ये एक कंपनी है जहां पर कि होल्डर्स की करीब 19.2% हिस्सा बिकवाली 768 रुपये पर शेयर पर रही है, और ब्लॉक डील के जरिए करीब 5.6 करोड़ शेयर की बिकवाली है। ब्लॉक डील 4317 करोड़ रुपए की, और कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 43,644 करोड़ रुपए। सर कैसे देख रहे हैं 5 स्टार बिजनेस इस कंपनी को? देखिए इसमें बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है, 60 हफ्ते का कंसोलिडेशन है। 840 रुपये निकलते से स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, तो आपको अगर बाई करना, आज देखिए ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था लेकिन ओपन हाई के साथ फेल हुआ है। तो 740 750 अब रेजिस्टेंस, 840 850 रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गई है। इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करेगा 1100 1150 तक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना है, 840 के ऊपर जब सस्टेन करे तब बाइंग कीजिए। मोमेंटम और ब्रेकआउट दोनों मिल जाएगा, 1150 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल। एक और खबर सर, IDFC और IDFC बैंक का मर्जर होना है, और इसमें काफ़ी कुछ मंजूरियां चलती हैं, जिसमें कि अब NCLT की मंजूरी मिल गई है। NCLT की मंजूरी का मतलब होता है कि अब बिल्कुल फाइनल स्टेज आ चुकी है और मर्जर हो ही जाएगा। अगर हम देखें तो 100 IDFC के शेयर धारकों को 155 IDFC बैंक के शेयर मिलेंगे। तो ये एक रिवर्स मर्जर है, पहले भी एक डिमर्जर हुआ था, ये दोनों अलग हुए थे, अब दोबारा से मर्ज हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, कहीं पर अपॉर्चुनिटी लग रही है आपको? क्योंकि कल की क्लोजिंग के हिसाब से मैं देख रहा था तो जो रेशियो आ रहा था उसके लिहाज से IDFC 113 रुपये का होना चाहिए था, या IDFC बैंक को बढ़ना चाहिए था, तो कुछ किसी एक को बढ़ना था। तो अभी तक कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं आज खबर के बाद भी। देखिए मैनेजमेंट कंफ्यूज है, पहले डीमर्ज क्यों किए यही नहीं समझ में आया, मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, मर्जर करना है इसका ऑब्जेक्टिव कितना पूरा होगा। बहुत ज्यादा डाउट है मेरे को, तो मैं दोनों काउंटर्स को अवॉइड लिस्ट में डालूंगा। आप देखिए जब से न्यूज आई थी, मतलब सुगबुगाहट चालू हुई थी सितंबर 2023 से, तब से कंप्लीटली IDFC साइडवेज है, और IDFC फर्स्ट बैंक भी कंप्लीटली साइडवेज है। तो स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, बिना मोमेंटम के पैसा बनता नहीं है, तो अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। ना बाइंग दिख रही है ना सेलिंग दिख रही है, एक फ्लैट लाइन की तरह चल रहा है। ECG में भी ऊपर नीचे चाहिए होता है तब आदमी जिंदा रहता है। ये फ्लैट ECG वाले काउंटर्स हैं, कंप्लीटली आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। जी, अंबा सिंघा जी का सवाल है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्राइस जोन इनका 43 रुपये का है, और IDFC फर्स्ट बैंक पर ही इनका बाइंग रेट 73 रुपये का है। दोनों के ही 1000 शेयर है सर, 3 महीने का व्यू है, क्या करना है? देखिए दोनों शेयर के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अक्टूबर 23 के बाद से कुछ नहीं हो रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा, क्योंकि जो लॉन्ग्स थे उनकी लिक्विडेशन हो रही है। एक अम्ब्रेला टाइप का राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 40.4, 40 रुपए 40 पैसे के नीचे जैसे उज्जीवन क्लोज करता है, इसमें डाउन साइड ओपन अप हो जाएगी समवेयर अराउंड 22 रुपीज तक के लिए। एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 22 रुपए तक की डाउन साइड ओपन अप हो जाएगी। तो तीनों स्टॉक को अगर जिनके पास भी है इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए, IDFC फर्स्ट बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी, एक हमारे दर्शक हैं आनंद जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर सवाल पूछ रहे हैं सर। 63 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और गेल इन्होंने 230 के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए, टारगेट क्या होंगे? और देखिए गेल एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, रिवर्सल बन रहा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए रिवर्सल बन रहा है। 233 234 ये लेवल तक गेल चला जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर लिया तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो 274 रुपए तक ये स्टॉक निकल जाएगा। तो 233 234 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मेक और ब्रेक लेवल है, या तो रिवर्स करेगा या ब्रेकआउट देगा। 234 पे रिवाइज करेंगे। दूसरा महाराष्ट्र बैंक मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, डाउन साइड में 52 रुपीज तक आ सकता है। पुल बैक कंप्लीट हुआ है, और अगर 59 निकलता है तो पुल बैक लो फेल हो जाएगा, 50 रुपए का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो आपको एग्जिट कर लेना ज्यादा बेहतर है, इसी स्पेस में रहना है, और थोड़ा सा आप लंबा समय दे सकते हैं। तो कैनरा बैंक अच्छा है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
या फिर 732 के आसपास एसबीआई अच्छा बाइंग लेवल हो जाएगा। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं गौरव जैन जी, वो लिखते हैं कि माय फेवरेट एंड ओनली चैनल फॉर स्टॉक इन मनी 9। थैंक यू गौरव जी। बट इन्होंने फर्टिलाइज़र और एडिबल ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 साल का व्यू है। इन्होंने स्टॉक तो लिखे नहीं है गौरव जी, स्टॉक भी लिख देते तो अच्छा होता, हम भी पूछ लेते, सबका मार्गदर्शन भी हो जाता। कितना रिटर्न मिल सकता है सर? अंशुल जी, कोई है आपकी रडार पर जो फर्टिलाइज़र या एडिबल ऑयल में कोई कंपनीज हो जो कि अच्छी लग रही हो? देखिए, एडिबल ऑयल से मेरे को दो ही नाम याद आते हैं, अदानी विल्मर या मारिको। एडिबल ऑयल में बड़ा काम इन्हीं का है, और दोनों के चार्ट में बहुत कोई इंकरेजिंग, सॉरी, एडब्ल्यूएल के चार्ट में कोई बहुत इंकरेजिंग पैटर्न नहीं है। लास्ट टाइम भी जब यूफोरिया आया था 400 के आसपास, तब भी यही डिस्कशन था कि ये केवल पुल बैक रैली है, और देखिए वही फिजल आउट होती हुई दिखी है। वहीं दूसरा मैरिको अगर देखें तो यहाँ पे पैटर्न बहुत अच्छा बना है, एफएमसीजी का भी टेलमेंट मिल रहा है। तो इस स्टॉक में 750 775 तक की अपसाइड 2 3 महीने 3 महीने में आ सकती है। बट अगर एफएमसीजी में रहना है तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरी को लेना ही है एडिबल ऑयल के तौर पे तो ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें, वहां पे ज्यादा पैसा बनेगा। जी। सूरज यादव जी का सवाल है कल्याण ज्वेलर पर सर, 685 की बाइंग है, क्या रुके या एग्जिट कर लें? देखिए, जहाँ पे बजट के आसपास पीएसयू खड़े थे, वहां पे पिछले 3 सेशन में ये जेमसन ज्वेलरी के स्टॉक्स खड़े हैं। मैं बार बार राधिका ज्वेलर्स टॉपिक बता रहा था, वहां पे लगभग टारगेट से 2 3 रुपए नीचे रह गया था। 132 का टारगेट था, 128 29 का हाई बना है। अब ये स्टॉक्स टॉप्ड आउट दिख रहे हैं, अगले 2 से 3 महीने इनमें बड़ा करेक्शन आ सकता है। आप पैसा लेके बाहर हो जाएंगे तो एक आध स्टॉक पूरे सेक्टर में होगा जो आउट ऑफ ट्रेंड चला जाएगा, बट बाकी सारे काउंटर्स में यहाँ से 20-22% की डाउनसाइड आती हुई दिख रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी क्लियरली उस स्पेस में है जहाँ पे बजट के दिन पीएसयूज थे, यहाँ से 20-22% की करेक्शन दिख रही है। आउटराइट एग्जिट करके बाहर हो जाना चाहिए। जी। हमारे एक दर्शक हैं सर, वो टाटा स्टील पर सवाल पूछ रहे हैं। रोशन जहां जी हैं, बोल रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल। टाटा स्टील इन्होंने सर 157 रुपये के लिए हुए हैं, प्रॉफिट हो रहा है, पूछ रहे हैं बुक कर लें क्या? देखिए, सेबी का रूल है 30 दिन पहले और 5 दिन बाद बिल्कुल। तक आप रिकमेंड नहीं कर सकते जिसमें आपने ट्रेड किया हो। तो टाटा स्टील उस कैटेगरी में आता है, तो टाटा स्टील पे मैं आपको रेजिस्टेंस दे देता हूँ। 169 170 की मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक मतलब उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में और भी तेजी डेवलप होगी। और चूंकि हमारी रेड लिस्ट में है तो मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि पर्सनल पोजीशन है इसलिए आप बाय रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर ने बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या है 169-70, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। सर पीएनबी 114 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, इसमें क्यूआईपी की खबर के बाद से काउंटर में रिट्रेसमेंट आया, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, क्या करें? और देखिए, आज की जो रिकवरी है वो बेरिश फ्लैग को टेस्ट कर रहा है। 107 रुपए पे ब्रेकडाउन था, उसी को रीटेस्ट करने आ रहा है। स्टॉक में या तो रैली पे एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर ये एक्सटेंड होता है 109-10 तक भी तो एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में जैसे 104 रुपए तोड़ेगा ये स्टॉक में डाउन मूव 91 रुपीज तक गहराती हुई दिखेगी। तो मेरी सजेशन, आप इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए। 1-2 रुपए के वो लेवल के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है किसी दिन गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो बेटर है कि आप करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लें। बिल्कुल। कुछ एक खबरें और लेते हुए चलते हैं। जेनटेक, यहाँ पर एक खबर आई कल कि रिमोट कंट्रोल आधारित हथियार और सर्विलेंस सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है। अब हथियार भी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, ये अच्छी बात है, और ये सिस्टम इंडिया में ही डेवलप हो रही है और अच्छी बात है। जेनटेक सर ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है? देखिए, 9 दिन की टाइट क्लोज से सुबह ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन ये फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 1770 निकलने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। 1900 1950 तक के टारगेट मिलेंगे। फिलहाल जो मॉर्निंग में ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था वो फेल हो रहा है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है जब तक 1770 निकल के ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करता है। मैं मिड कैप स्मॉल कैप में कभी बाई ऑन डिप्स वाली उस कैटेगरी में रहता नहीं हूँ, क्योंकि डिप आते आते वो कब 30 40 50% की हो जाएगी आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप बाई ऑन ब्रेकआउट होना चाहिए। 1770 ब्रेकआउट लेवल है। बिल्कुल। एक और खबर आस्क ऑटोमोटिव पर सर, ओएफएस के जरिए आज प्रमोटर 6.05% हिस्सा बेचने जा रहे हैं। ओएफएस आज से और कल तक खुला रहेगा।
फ्लोर प्राइस 433 रुपये पर शेयर तय किया गया है। अगर प्रमोटर्स की हिस्सा देखें तो कंपनी में 85% है। सेबी की रेगुलेशंस कहती हैं कि 75% से ज़्यादा प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी में हिस्सा नहीं रख सकते हैं। जब लिस्ट होता है शेयर, उसके 3 साल के अंदर उनको 75% लाना ही होता है। सर, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जिसमें कि OFS आ रहा है 6%, तो उनको ये स्टेक कम कर ही रहे हैं प्रमोटर, लेकिन उनको इवेंचुअली 75 के नीचे जाना है या 75 तक आना है, तो कम से कम उन्हें 10% का OFS लाना था, या 4% हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपना हिस्सा बेचें। कैसे देख रहे हैं सर आस्क ऑटोमोटिव को? देखिए, आस्क ऑटोमोटिव हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। प्रॉब्लम इसमें यह हुई थी कि इसी न्यूज की वजह से जो ब्रेकआउट आया था 475 का, वो फेल हुआ है। फिलहाल के लिए स्टॉक ने आज काफी अच्छा वापस से अपमूव दिखाया है। जिनके पास है 437 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लें, जिनके पास नहीं है 475 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद बाय करेंगे तो 540 550 तक ये स्टॉक आ सकता है। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में हमको तेज लग रहा है 540 तक के लिए। चलिए, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर मानस जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, पिछली बार मैंने आपसे काफ़ी सवाल पूछे थे, तो दर्शकों ने नीचे कमेंट में इवनिंग में लिखा था कि आज तो आपने मानस सर को थका ही दिया विवेक जी। सर, मैंने आज इसलिए अंशुल जी को भी साथ में रखा हुआ है। सवाल तो तेज रहेंगे, लेकिन आज बर्डन 2 लोगों पर रहेगा, अंशुल जी पर भी और आप पर भी। मानस सर, लेकिन आप आए हैं तो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। हमारे एक दर्शक हैं नर्मदा कुशवाहा जी, NHPC पर पूछ रही हैं। 800 शेयर हैं इनके पास 113 रुपए के, क्या करना है? मेरे ख्याल से आपने हाई लेवल पे लिया है तो आप अभी भी बने रह सकते हैं। हालांकि ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आ गए हैं, इसलिए 87 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अब देखिए, स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 100 रुपीज के ऊपर निकलेगा। अगर 100 का लेवल ब्रीच हुआ, उसके ऊपर सस्टेन हुआ, तब तो आपको वापस 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी, इसीलिए 89 का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है स्टॉक। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।